राधे राधे। आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। गोविंद पांडे की क्लास शुरू किए हैं हम। देखते हैं कि जितना पूरा हो पाएगा कोशिश किया जाएगा कि कम से कम गद्य विधाएं तो पूरा कर दिया जाए। 45 क्लासें हमारी इस पे हुई थी, आदिकाल से लेके नई कविता तक, और नाटक में हमने कुछ क्लासें देखा था। तो प्लेलिस्ट बनी है गोविंद पांडे की क्लासों का। आप वहाँ से जाके पीछे की ना देखे हों तो देख सकते हैं, और बार बार रिवीजन भी करेंगे तो नोट्स के तौर पे आपके लिए ये सबसे बेहतर है। तो हम यहीं पे छोड़े थे। चतुर्थ उद्धार प्रसादोत्तर जो नाटक है, यही हमको देखना था आज। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रसादोत्तर युगीन कुछ ऐतिहासिक नाटककार हैं, तो उनके नाटकों को हम देखेंगे। जैसे हरि कृष्ण प्रेमी हैं, इनके ऐतिहासिक नाटक देखिए कौन कौन से हैं। तो स्वप्न भंग है, आहुति है, उद्धार है, प्रकाश स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, शतरंज के खिलाड़ी है, संरक्षक है, सांपों की सृष्टि है, रक्तदान है, आन का मान है, अमर आन है, अमर बलिदान है, अमृत पुत्री है। तो ये आपके हरि कृष्ण प्रेमी के ऐतिहासिक नाटक हैं। डेट इन सब का ध्यान नहीं देना है। तो स्वप्न भंग ध्यान देंगे, आहुति है, उद्धार है, प्रकाश स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, शतरंज के खिलाड़ी, सांपों की सृष्टि, रक्तदान, आन का मान, अमर आन, अमर बलिदान, अमृत पुत्री। तो इनमें से याद आपको कौन कौन सा रखना है? याद आपको स्वप्न भंग और आहुति रखना है, प्रकाश स्तंभ याद रखना है, शतरंज के खिलाड़ी याद रखना है, आन का मान याद रखना है, अमृत पुत्री और सांपों की सृष्टि। जिसके जिसके नीचे मैं अंडरलाइन की हूँ रेड पेन से, वो आपको याद करने हैं। स्वप्न भंग, आहुति, प्रकाश स्तंभ, शतरंज के खिलाड़ी, सांपों की सृष्टि, आन का मान, अमृत पुत्री। इसके बाद लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं। मिश्र जी का नाटक देखिए। अशोक है, गरुड़ ध्वज है, वत्सराज है, दशाश्वमेध है, वितस्ता की लहरें है, धरती का हृदय है, काल विजय है, गंगा द्वार है। तो अशोक नाटक 1927 में लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। तो मिश्र जी के तो सभी ऐतिहासिक नाटक लगभग ध्यान देने हैं आपको। अशोक, गरुड़ ध्वज, वत्सराज, अशोक का डेट भी याद रखेंगे 1927, दशाश्वमेध, वितस्ता की लहरें और धरती का हृदय, काल विजय, गंगा द्वार। वृंदावन लाल वर्मा आते हैं। इनके ऐतिहासिक देखिए नाटक। झांसी की रानी है 1948 में। पूर्व की ओर पूछा गया है इनका परीक्षा में नाटक पूर्व की ओर, तो ध्यान देंगे पूर्व की ओर नाटक वृंदावन लाल वर्मा का। बीरबल है, कश्मीर का कांटा है, फूलों की बोली है, ललित विक्रम है। तो इनका भी आपको सब ध्यान देना है, वृंदावन लाल वर्मा का भी। झांसी की रानी, पूर्व की ओर, बीरबल, कश्मीर का कांटा, फूलों की बोली और ललित विक्रम। इसके बाद उदय शंकर भट्ट जी हैं। इनके भी थे 2 ठो। इनका है मुक्ति पथ और शक विजय। उदय शंकर भट्ट का क्या है? मुक्ति पथ है और शक विजय है, तो ध्यान देंगे। फिर है गोविंद बल्लभ पंत। इनका है राज मुकुट, अंतःपुर का छिद्र, तुलसीदास, आत्मदीप। तो राज मुकुट नाटक गोविंद बल्लभ पंत का आपको याद होना चाहिए, अंतःपुर का छिद्र भी याद होना चाहिए। तुलसीदास और आत्मदीप इनका छोड़ सकते हैं नाटक, लेकिन राज मुकुट और अंतःपुर का छिद्र ये तो दोनों अनिवार्य है भाई, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। राज मुकुट किसका नाटक है? ऐतिहासिक नाटक है गोविंद बल्लभ पंत का, और अंतःपुर का छिद्र भी। इसके बाद राम कुमार वर्मा के भी 2 ऐतिहासिक हैं। एक तो कौमुदी महोत्सव 1954, विजय पर्व 1954।
तो यहाँ भी आपको दोनों की डेट ध्यान देनी है, कौमुदी महोत्सव और विजय पर्व, इन दोनों को याद रखेंगे, दोनों ऐतिहासिक है राम कुमार वर्मा के। तो आपसे कौमुदी महोत्सव पूछा जा चुका है, विजय पर्व भी पूछा गया, तो ध्यान देंगे विजय पर्व नाटक राम कुमार वर्मा, और कौमुदी महोत्सव भी राम कुमार वर्मा का। तो ये प्रसादोत्तर युगीन ऐतिहासिक नाटक थे। इसके बाद हम प्रसादोत्तर युगीन पौराणिक नाटक देखेंगे। तो पौराणिक नाटक उदय शंकर भट्ट ने लिखा है, कुछ देखते हैं क्या क्या लिखे हैं। अभी इनका ऐतिहासिक नाटक हम देखे थे मुक्तिपथ और शक विजय, अब इनका पौराणिक नाटक हम देखेंगे। राधा है 1941 में, अशोक वन वंदिनी है, गुरुद्रोण का अंतर निरीक्षण है, अश्वत्थामा है, असुर सुंदरी है। तो उदय शंकर भट्ट का राधा आपको याद होना चाहिए। इसके बाद अश्वत्थामा या अशोक वन वंदिनी तो मुझे उतना खास नहीं लगता है, पर राधा याद करेंगे और अशोक वन वंदिनी याद कर लीजिएगा, दोनों इन्हीं दोनों को। ठीक, राधा और अशोक वन वंदिनी उदय शंकर भट्ट का नाटक है पौराणिक। इसके बाद गोविंद बल्लभ पंत, इनका ऐतिहासिक नाटक राजमुकुट अंतःपुर का क्षेत्र, और पौराणिक नाटक में ययाति। ययाति भी आपको याद होना चाहिए, पूछेगा ययाति किसका नाटक है, गोविंद बल्लभ पंत का। पांडे बेचन शर्मा उग्र का नाटक, तो इनका नाटक पौराणिक है गंगा का बेटा, जो मैंने कल एक क्लास में पूछा था। तो गंगा का बेटा उग्र जी का है। इसके बाद सेठ गोविंद दास का कर्ण है, रांगे राघव का स्वर्ग भूमि का यात्री है। तो इन दोनों को याद नहीं करना है, छोड़ सकते हैं, बिल्कुल बकवास है। अब हम देखेंगे पंचम उत्थान समकालीन नाटक। तो समकालीन नाटक में आइए देखते हैं। 1961 ईस्वी में सबसे पहले मार्टिन एसलिन ने एब्सर्ड विसंगति शब्द का प्रयोग एवं व्याख्या की। तो सबसे पहले विसंगति शब्द का प्रयोग एवं व्याख्या किसने किया, तो मार्टिन एसलिन ने किया। हिंदी के विसंगति नाटकों पे सर्वाधिक प्रभाव एब्सर्ड नाटककार सैमुअल बेकेट के वेटिंग फॉर गोदो और एडगेम नाटक का पड़ा। तो हिंदी में विसंगति नाटकों पे सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा, तो एब्सर्ड नाटककार सैमुअल, जो विसंगति बोध के नाटककार सैमुअल थे, उनके नाटक बेकेट का, सैमुअल बेकेट के नाटक वेटिंग फॉर गोदो और एडगोम नाटक का प्रभाव पड़ा है। तो ये आपको ध्यान नहीं देना है, बस पढ़ लेना है, अब इसको याद मत करने लगिएगा। अब ये देखिए आगे दिया है अच्छा प्रश्न, आगे दिया है कि हिंदी में विसंगति नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के लघु नाटक ऊसर से माना जाता है। ऊसर का प्रकाशन वर्ष 1938 ईस्वी, ये भी ध्यान देना है। और विसंगति नाटकों की शुरुआत किससे माना जाता है, तो भुवनेश्वर के ऊसर से। तो विसंगति बोध के नाटक लिखने की शुरुआत भुवनेश्वर ने की और ऊसर में। डॉक्टर गिरीश रस्तोगी एवं डॉक्टर मदान ने हिंदी में विसंगति नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के नाटक तांबे के कीड़े से माना है। अब सब लोग तो ऊसर से मानते हैं, लेकिन जो डॉक्टर गिरीश रस्तोगी और डॉक्टर मदान हैं, ये कहते हैं कि नहीं, तांबे के कीड़े जो 1946 में आया उससे शुरुआत होता है, ये इनका मत है। सन 1936 में प्रकाशित कारवां भुवनेश्वर का एकमात्र नाट्य संकलन है। इसमें श्यामा एक विवाह विडंबना, प्रतिभा का विवाह, शैतान, रहस्य रोमांस आदि नाटक संकलित हैं। तो कारवां का डेट याद रखेंगे 1936, ऊसर 1938, और ये नाट्य संकलन है इनका एकमात्र। इसमें इनके कई नाटक संकलित हैं भुवनेश्वर के, जैसे श्यामा एक वैवाहिक विडंबना है, ध्यान देंगे। प्रतिभा का विवाह तो इम्पॉर्टेंट ही है, शैतान भी भुवनेश्वर का महत्वपूर्ण है, रहस्य रोमांस है तो रहस्य रोमांस इम्पॉर्टेंट नहीं है।
मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार हैं और इनके प्रमुख नाटक निम्न हैं। तो आषाढ़ का एक दिन देखिए, अब मोहन राकेश आ गए, 1925 में जन्म हुआ था, आधुनिकता बोध के नाटककार है और इनके नाटक हम देखेंगे। तो पहला नाटक है इनका आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी में। यह ऐतिहासिक नाटक है। इसमें पात्र देखिए तो कालिदास, विलोम, मातुल, दंतुल, ये आषाढ़ का एक दिन के पात्र हैं। कालिदास, विलोम, मातुल, दंतुल। तो आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी ऐतिहासिक नाटक है। पात्र कालिदास, विलोम, मातुल, दंतुल। स्त्री पात्र में है अंबिका और मल्लिका। स्त्री में अंबिका और मल्लिका प्रियंगु मंजरी भी है। फिर है दूसरा इनका नाटक लहरों के राजहंस, जो कि 1963 में आता है। तो इनके नाटकों का डेट भी याद रखना है हमें। तो लहरों के राजहंस 1963 में। ये ऐतिहासिक नाटक है। इसके पुरुष पात्र नंद, श्यामांग, आनंद हैं और स्त्री पात्र में सुंदरी, अलका हैं। तो लहरों के राजहंस ऐतिहासिक नाटक 1963 में आया। नंद, श्यामंग, आनंद, सुंदरी, अलका पात्र हैं। तीसरा इनका नाटक आता है आधे अधूरे, जो 1969 में आता है। पहला 58 में, दूसरा 63 में, तीसरा 69 में। तो आधे अधूरे के जो पुरुष पात्र हैं वो महेंद्र नाथ सिंघानिया, जगमोहन, जुनेजा, अशोक, ये सब हैं। और स्त्री पात्र में सावित्री है, बिन्नी है, किन्नी है। इसके बाद इनका चौथा नाटक आता है पैरों तले जमीन, जो कि इनका अधूरा नाटक है, पूरा नहीं कर पाए थे, इसे पूरा किया था कमलेश्वर ने। तो पैरों तले की जमीन इनका अधूरा नाटक है। इसके बाद कुछ इनकी एकांकी है, जैसे अंडे के छिलके है मोहन राकेश की एकांकी, सिपाही की माँ है, प्यालियाँ टूटती हैं, बहुत बड़ा सवाल, रात बीतने तक, छतरियाँ, शायद हूँ। तो पैरों तले की जमीन तो अधूरा नाटक हो गया, इसे छोड़िए, आ गया ये एकांकी। देखते हैं। अंडे के छिलके है, सिपाही की माँ है, प्यालियाँ टूटती हैं, बहुत बड़ा सवाल, रात बीतने तक, छतरियाँ, शायद हूँ। इसके बाद आगे दिया है कि लहरों के राजहंस जो नाटक है मोहन राकेश जी का, इस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अशोक के महाकाव्य सौंदरानंद के आधार पे किया है। तो पूछेगा कि लहरों के राजहंस नाटक मोहन राकेश ने किस रचना के आधार पे किया है, तो सौंदरानंद के आधार पे किया है। आगे आइए। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। तो समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक पूछेगा तो आधे अधूरे बताएंगे। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोहन राकेश का कौन सा नाटक है जिसे मील का पत्थर कहा जाता है? तो आधे अधूरे। बीज नाटक को ही वस्तुतः लघु नाटक कहा जाता है, अर्थात बीज नाटक लघु आकार के ऐसे नाट्य प्रयोग होते हैं जिनमें विस्तार को समेटने की क्षमता होती है। सन 1958 ईस्वी में प्रकाशित डॉक्टर नाटक विष्णु प्रभाकर का एक मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक है। तो बीज नाटक ये बताया गया है कि बीज नाटक लघु नाटक को कहा जाता है जो छोटे आकार का नाटक होते हैं, और आधे अधूरे को मील का पत्थर कहा जाता है। तो मोहन राकेश को तो हमने पढ़ लिया। अब विष्णु प्रभाकर की बात आ रही है कि इनका एक मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक 1958 ईस्वी में प्रकाशित होता है डॉक्टर। इनके कुछ अन्य नाटक भी देखते हैं। प्रभाकर जी अच्छे नाटककार हैं, 1912 में इनका जन्म हुआ। इनके सभी नाटक याद करने लायक हैं। तो युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग, वंदिनी, अब और नहीं,
सत्ता के आर पार श्वेत कमल। तो युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग, वंदिनी अब और नहीं, सत्ता के आर पार श्वेत कमल। भीष्म साहनी का नाटक है हानूस, जो चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है। तो हानूस नाटक किसका है? भीष्म साहनी का। विष्णु प्रभाकर हमारे ख़त्म हो गए, तो उनके सभी नाटक आपको ध्यान देने थे। उनके एक भी नाटक स्किप करने लायक है ही नहीं, वहाँ से प्रश्न बन चुका है, बनेगा। तो उनके सभी नाटक हमें ध्यान देने हैं। भीष्म साहनी का पूछेगा कि कौन सा नाटक है जो चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है, तो वो हानूस है। साहनी जी के अन्य नाटक भी निम्नांकित हैं, जैसे हानूस 1977 में चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा पर आधारित है। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 में कबीर का युग प्रवर्तक व्यक्तित्व दिखाया गया है इसमें। माधवी 1985 में महाभारत की कथा पर आधारित है। मुआवजे 1993 में मूलतः पंजाबी में लिखा गया और स्वयं नाटककार ने इसे हिंदी में अनुदित किया। रंग दे बसंती चोला 1998 में है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित है। आलमगीर 1999 में है, औरंगजेब व दारा सिकोह के बीच का मजहबी द्वंद्व है। तो इनके नाटक देखिए, हानूस है, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर। फिर देखिए आगे, सन 1951 में प्रकाशित कोणार्क नाटक जगदीश चंद्र माथुर के ख्याति का आधार है। तो कोणार्क कब प्रकाशित हुआ? 1951 ईस्वी में। और जगदीश चंद्र माथुर के ख्याति का आधार कौन सा नाटक है? तो कोणार्क ही है। तो जगदीश चंद्र माथुर अब आ गए, इनको भी ध्यान देना है। इनके नाटक देख लीजिए, दिए गए हैं। तो इनके भी नाटक सब फेमस हैं, बहुत अच्छे अच्छे नाटककार हैं ये लोग। तो कोणार्क है 1951 में, डेट भी याद रखेंगे कोणार्क का। नाटक का आधार व विषय में क्या है कि जो कोणार्क नाटक है, सर्जनात्मकता एवं विध्वंस नई पुरानी पीढ़ी का संघर्ष दिखाया गया है। कोणार्क में ही विष्णु है ना पात्र। फिर इनका शारदिया है 1959 में, दूसरा नाटक। इसमें प्रेम व सर्जनात्मकता का प्रश्न उठाया गया है। तीसरा है पहला राजा 1969 में, इसका भी डेट याद रखना है। कोणार्क 51, शारदिया 59, पहला राजा 69। पहला राजा में पृथु है। इसमें इतिहास के माध्यम से नेहरू युग की समस्याओं का चित्रण किया गया है। फिर रघुकुल रीति है 1985 में, रामलीला की पद्धति पर आधारित है ये। फिर दशरथ नंदन है 1974 में, रामचरितमानस की मुख्य कथा पर आधारित है। तो पहला राजा और कोणार्क, इन दोनों का तो डेट आपके लिए अनिवार्य है। प्रकाशन वर्ष पूछा जा सकता है, पहला राजा का 1969, कोणार्क का 1951। तो कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, रघुकुल रीति, दशरथ नंदन। जगदीश चंद्र माथुर के सभी नाटक ऐतिहासिक कथानकों पर आधारित हैं। पहला राजा नाटक जगदीश चंद्र माथुर ने इलाहाबाद वाले जवाहरलाल नेहरू की याद में समर्पित किया है। तो पहला राजा नाटक किसके याद में समर्पित किए हैं माथुर जी? तो इलाहाबाद वाले जवाहरलाल नेहरू की याद में। पहला राजा नाटक के संदर्भ में लेखक की उक्ति है, लेखक कहते हैं कि यह नाटक न पौराणिक है, न ऐतिहासिक, न यथार्थवादी। यह तो एक मॉडर्न एलोगिरी, आधुनिक अनुक्ति का मंचीय रूप है। तो लेखक खुद कहते हैं पहला राजा नाटक के बारे में कि ये जो मेरा नाटक है, ये ना तो पौराणिक है, ना ऐतिहासिक और ना यथार्थवादी। यह तो एक मॉडर्न एलोगेरी, आधुनिक अनुक्ति का मंचीय रूप है। लक्ष्मीकांत वर्मा आधुनिकता बोध, विसंगति बोध के नाटककार हैं।
इनके नाटक निम्नलिखित हैं। तो अब आ गए लक्ष्मीकांत वर्मा, जिनका जन्म 1922 में हुआ था, जो आधुनिकता बोध या विसंगति बोध के नाटककार हैं। इनके नाटक देखिए, इनके भी नाटक हैं 5-6। पहला है तेंदुअलम 1958 ईस्वी में, सीमांत के बादल 1963 में, अपना अपना जूता 1964 में, रोशनी एक नदी है 1974 में, ठहरी हुई जिंदगी 1980 में और आदमी का जहर। तो तेंदुअलम लक्ष्मीकांत वर्मा का, सीमांत के बादल, अपना अपना जूता, रोशनी एक नदी है, ठहरी हुई जिंदगी, आदमी का जहर। तो तेंदुअलम, सीमांत के बादल, अपना अपना जूता, रोशनी एक नदी है, ठहरी हुई जिंदगी, आदमी का जहर। इनके भी सभी नाटक आपको ध्यान देना है, विसंगति बोध के अच्छे नाटककार हैं। कोई नाटक इनका पूछा जा सकता है। ज़्यादा फेमस देखे तो अपना अपना जूता है, आदमी का जहर और ठहरी हुई जिंदगी और तेंदुअलम है। इसके बाद आते हैं विनोद रस्तोगी। विनोद रस्तोगी भी आधुनिक समस्या के नाटककार हैं और इनके भी नाटक हैं जो कि निम्नलिखित हैं। तो पहला है आज़ादी के बाद, दूसरा है नए हाथ, तीसरा है बर्फ की मीनार, चौथा है जनतंत्र जिंदाबाद, पांचवा है गोपा का दान, छठवां है देश के दुश्मन, सातवां है फिसलन और पाँव, आठवां है भगीरथ के बेटे और नवां है सराय के अंदर। तो आज़ादी के बाद, नए हाथ, बर्फ की मीनार, जनतंत्र जिंदाबाद, गोपा का दान, देश के दुश्मन, फिसलन और पाँव, भगीरथ के बेटे, सराय के अंदर। तो इनका आपको कौन कौन सा ध्यान देना है? पहले तो गोपा का दान विनोद रस्तोगी का ध्यान देना है, जनतंत्र जिंदाबाद ध्यान देना है, आज़ादी के बाद ध्यान देना है। बस यही 3-4 इनके ध्यान देने हैं नाटक, जनतंत्र जिंदाबाद, आज़ादी के बाद, गोपा का दान, भगीरथ के बेटे। अब आते हैं लक्ष्मी नारायण लाल, जो बहुत नाटक लिखे हैं। हिंदी नाटककारों में बहुत चर्चित नाटककार हैं ये, समकालीन हिंदी नाटककारों में। 1927 में जन्म हुआ था लाल का, सक्सेना जी के साथ। तो इनके चलिए कुछ नाटक जो दिए गए हैं देखते हैं उनको। तो पहला है अंधा कुआं। अंधा कुआं 1955 में, मादा कैक्टस 1959 में है, प्रतीकात्मक नाटक है। 3 आंखों वाली मछली 1960 में है, सूखा सरोवर भी 1960 में है इनका। नाटक बहुरंगी 1961 में, नाटक तोता मैना 1962 में, रात रानी 1962 में, दर्पण 1962 में, रक्तमाल 1963 में, सूर्यमुख 1968 में है, जो महाभारत युद्ध के पश्चात कृष्ण व द्वारिका के नष्ट होने पर आधारित है। वेणु इसी के पात्र है ना, वेणु और क्या आता है, कुछ है, प्रश्न बनता है, सूर्यमुख के पात्र हैं। कलंकी है 1969 में, पौराणिक हिंदू मिथक पे आधारित है। मिस्टर अभिमन्यु 1971 में है, महाभारत के कथानक पे आधारित है। कर्फ्यू 1972 में है, लघु नाटक है। दूसरा दरवाजा 72 में लघु नाटक है। अब्दुल्ला दीवाना 73 में सामाजिक समस्या, स्त्री पुरुष संबंध और जीवन मूल्यों पर आधारित है। नरसिंह कथा 1975 पौराणिक कथानक पर आधारित है। व्यक्तिगत 1975 सामाजिक समस्या, स्त्री पुरुष समस्या पर आधारित है। गुरु नाटक 1976 में है। यक्ष प्रश्न है 1976 में, महाभारत के कथानक पर आधारित है। एक सत्य हरिश्चंद्र है 1976 में, लोकनाट्य है। गंगा माटी है 1977 में, लोकभूमि से जुड़ा नाटक है। सगुन पंछी है 1977 में।
सब रंग मोह भंग है 1977 में, जो लोक नाट्य शैली पे आश्रित एब्सर्ड नाटक है। पंच पुरुष है जो लोक भूमि से जुड़ा नाटक है। राम की लड़ाई है जो 1979 में है। बलराम की तीर्थ यात्रा 1983 में, कजरी वन 1980 में, सुंदर रस 1960 में, काफ़ी हाउस में इंतजार इनका एब्सर्ड नाटक है, विसंगति बोध का नाटक है इनका एक। हाथी घोड़ा चूहा इनका लघु नाटक है। तो लाल के हमने नाटक देखे, सब इनके नाटक इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छे नाटककार हैं, बड़े नाटककार हैं, कोई भी नाटक पूछ लेगा। अंधा कुआं, मादा कैक्टस, तीन आंखों वाली मछली, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, नाटक तोता मैना, रात रानी, दर्पण, रक्तमाल, सूर्यमुख, कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, दूसरा दरवाजा, अब्दुल्ला दीवाना, नरसिंह कथा, व्यक्तिगत, गुरु, यक्ष प्रश्न, एक सत्य हरिश्चंद्र, गंगा माटी, सगुन पक्षी, सब रंग मोहभंग, पंच पुरुष, राम की लड़ाई, बलराम की तीर्थ यात्रा, कजरी वन, सुंदर रस, कॉफी हाउस में इंतजार, हाथी घोड़ा चूहा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जनवादी नाटककार हैं। इनके नाटक नाट्य शैली में आबद्ध हैं। तो अब हमारे लाल समाप्त हुए, सक्सेना आ गए जो उनके साथ ही जन्म लिए थे। तो ये जनवादी नाटककार है और इनके नाटक लोक नाट्य शैली में आबद्ध हैं। इनके 3 नाटक हैं, केवल 3 लिखे हैं नाटक सक्सेना। बकरी है जिसका डेट आपको याद रखना है, नेट में लगा है 1974 ईस्वी में। लड़ाई है अब गरीबी हटाओ है। तो बकरी, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ। सक्सेना ने 3 नाटक लिखे हैं, बकरी, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ। लड़ाई नाटक सर्वेश्वर की एक जो कहानी थी उसी का नाट्य रूपांतरण है। पहले लड़ाई कहानी लिखे थे, फिर बाद में उसी का नाट्य रूपांतरण करके नाटक बना दिए। तो सक्सेना जी हमारे समाप्त हुए। अब शंभुनाथ सिंह आते हैं। शंभुनाथ सिंह विसंगति बोध के नाटककार हैं। इनके 2 नाटक हैं, दीवार की वापसी और अकेला शहर। तो दीवार की वापसी और अकेला शहर इनके 2 प्रमुख नाटक हैं शंभुनाथ सिंह के। दीवार की वापसी और अकेला शहर। अमृत राय हैं। अमृत राय ने 3 नाटक लिखा है। चिंदियों की एक झालर है, शताब्दी है और हम लोग हैं। तो अमृत राय के 3 नाटक, चिंदियों की एक झालर, शताब्दी, हम लोग। शंभुनाथ सिंह के तो 2 ही थे, दोनों उनका भी याद रखना है, अच्छे नाटककार हैं शंभुनाथ सिंह। तो दीवार की वापसी शंभुनाथ सिंह और अकेला शहर शंभुनाथ सिंह। अमृत राय का चिंदियों की झालर बड़ा इंपॉर्टेंट है, शताब्दी है और हम लोग हैं। अमृत राय के 3 नाटकों को आज अभी शीर्षक से एक जिल्द में प्रकाशित किया गया है। तो इनके 3 नाटक जो हैं इनको एक जिल्द में प्रकाशित किया गया है, आज अभी शीर्षक से। इसके बाद आते हैं ज्ञानदेव अग्निहोत्री। ये भी अच्छे ना, समकालीन में जो भी नाटककार हैं ना सब अच्छे अच्छे हैं, सबके नाटक पूछे जाते हैं। तो ज्ञानदेव अग्निहोत्री के देखिए, नेफा की एक शाम है 1962 में। चीनी आक्रमण के समय की स्थिति का चित्रण है इसमें। माटी जागीर है 1964 में। ग्राम विकास योजनाओं और उसमें बाधक तत्वों का चित्रण है। वतन की आबरू है 1966 में। पाकिस्तानी आक्रमण के विरुद्ध लड़े युद्ध का चित्रण, हिंसात्मक वृत्ति की निरर्थकता का प्रतिपादन है इसमें। नहीं, वतन की आबरू में पाकिस्तानी आक्रमण के विरुद्ध लड़े युद्ध का चित्रण है। और अनुष्ठान है।
अनुष्ठान में हिंसात्मक वृत्ति की निरर्थकता का प्रतिपादन किया गया है। शुतुरमुर्ग है, शुतुरमुर्ग में नेहरूकालीन राजनीति पे चोट किया गया है। चिराग जल उठा है, इसमें टीपू सुल्तान का विदेशियों से युद्ध दिखाया गया है। चिराग जल उठा। तो नेफा की एक शाम चीनी आक्रमण के समय की स्थिति का चित्रण है। माटी जागीर है, वतन की आबरू है, अनुष्ठान है, शुतुरमुर्ग है, चिराग जल उठा है। तो नेफा की एक शाम में चीनी आक्रमण के समय की स्थिति का चित्रण है। माटी जागीर भी ध्यान देना है, वतन की आबरू, अनुष्ठान, शुतुरमुर्ग, चिराग जल उठा सब ध्यान देना है। दिया है आगे कि अनुष्ठान नाटक को मानव की दिग्भ्रांति यात्रा का नाटक भी कहा जाता है। तो ये नहीं पूछेगा कि मानव की दिग्भ्रांति यात्रा का नाटक किसे कहा जाता है। और जो इनका शुतुरमुर्ग नाटक है ना, ये समसामयिकता, प्रतीकात्मकता एवं प्रयोगात्मकता में अग्निहोत्री जी का प्रथम सार्थक नाटक है। शुतुरमुर्ग यदि समसामयिकता में, प्रतीकात्मकता में और प्रयोगात्मकता में देखें तो ज्ञानदेव अग्निहोत्री का प्रथम सार्थक नाटक शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग को राजनीतिक फैंटेसी या सामाजिक राजनीतिक फर्स कहा जाता है। रेवती शरण शर्मा ने निम्न नाटकों की रचना की है। तो अब आते हैं हम रेवती शरण शर्मा पे। अग्निहोत्री जी को तो देख लिए, रेवती शरण शर्मा को देख लेते हैं। तो इनका नाटक है चिराग की लौ। अपनी धरती, अंधेरे का बेटा, न धर्म न ईमान, दीप शिखा। तो रेवती शरण शर्मा का चिराग की लौ है, अपनी धरती है, अंधेरे का बेटा है, न धर्म न ईमान है, दीप शिखा है। राजेंद्र कुमार शर्मा एक स्वदेश्यवादी नाटककार हैं। इनके नाटक निम्न हैं। तो चिराग की लौ रेवती शरण शर्मा का पूछेगा, दीप शिखा पूछ सकता है, बाकी कोई नहीं पूछेगा। तो ध्यान देंगे चिराग की लौ रेवती शरण शर्मा। राजेंद्र कुमार शर्मा का रेत की दीवार है, अपनी कमाई है, नीलाम घर है। अपनी कमाई पंजाब सरकार द्वारा पुरस्कृत नाटक है राजेंद्र कुमार शर्मा का। पर इनका अपनी कमाई बस थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हैं, बाकी इनसे प्रश्न नहीं बनेगा राजेंद्र कुमार शर्मा से, इनको स्किप कर सकते हैं। अब आते हैं सुरेंद्र वर्मा, जिनसे तो प्रश्न बना है, बनेगा। 1942 में जन्म हुआ था सुरेंद्र वर्मा का। तो इनके नाटक बहुत अच्छे अच्छे हैं, इनको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो पहला है इनका द्रौपदी, 1972 में, डेट भी याद रखेंगे। महाभारत कालीन द्रौपदी का मिथकीय रूप में चित्रण है। फिर सेतु बंध है 1972 में। ये संस्कृत भाषा के वाकाटक नरेश प्रवरसेन द्वितीय कृत सेतु बंध पे आधारित है। नायक खलनायक विदूषक है, दुष्यंत और शकुंतला के आचरण पे आधारित है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक है। इसमें नारीत्व की सार्थकता की तलाश की गई है। 8वां सर्ग 1976 में है। कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग पे आधारित है। छोटे सैयद बड़े सैयद है। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के समय का यथार्थ चित्रण है। एक दूनी एक है 1987 में। शकुंतला की अंगूठी है 1990 में। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक की पुनर्निर्मिति है। कैद ए हयात है 1993 में। मिर्जा गालिब के जीवन पर आधारित नाटक है कैद ए हयात। तो ध्यान देंगे द्रौपदी है 72 में, डेट इसका याद रखना है। सेतु बंध है 72 में। नायक खलनायक विदूषक है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। 8वां सर्ग है 76 में, डेट ध्यान रखना है। 8वां सर्ग का 1976 पूछता है। छोटे सैयद बड़े सैयद है। एक दूनी एक है।
शकुंतला की अंगूठी का भी डेट याद रखेंगे 1990। फिर है कैद हयात 1993। तो ये आपके सुरेंद्र वर्मा जी के नाटक हो गए। 8वां सर्ग नाटक प्रथम बार हत्या शीर्षक से कथा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो 8वां सर्ग नाटक पहली बार किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? हत्या शीर्षक से कथा पत्रिका में। सुरेंद्र वर्मा के नाटक छोटे सैयद बड़े सैयद प्रथम बार हसन अली हुसैन अली नाम से प्रकाशित हुआ। तो ध्यान देंगे, छोटे सैयद बड़े सैयद जो इनका नाटक है, इसका पहले नाम क्या था? तो इस नाटक का पहले नाम था हसन अली हुसैन अली। बाद में इसका छोटे सैयद बड़े सैयद कर दिए। हसन अली छोटे सैयद होंगे, हुसैन अली बड़े सैयद होंगे, तो सोचे कि यही कर दे। अब आते हैं रमेश बख्शी। रमेश बख्शी बोल्ड आधुनिकतावादी तथा विडंबना एवं विसंगति के नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक देखिए, देवयानी का कहना है 1972, तीसरा हाथी, वामाचार, यादों के घर और कसे हुए तार। तो इनके आपको 3 ही नाटक ध्यान देने हैं। एक आपको इनका देवयानी का कहना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना है रमेश बख्शी का। तीसरा हाथी भी याद रखना है रमेश बख्शी का। वामाचार भी याद रखना है रमेश बख्शी का। तो देवयानी का कहना है, तीसरा हाथी, वामाचार। अब आते हैं हमीदुल्लाह। हमीदुल्लाह एक व्यंग नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं और इनके प्रकाशित नाटक निम्न हैं। तो चलिए हमीदुल्लाह को देख लेते हैं। इनका है उलझी आकृतियां। उलझी आकृतियां 1973 में है। इसमें पैसे को सामाजिक प्रतिष्ठा को दिखा के यथार्थ का चित्रण किया गया है। तो उलझी आकृतियां हमीदुल्लाह। इसके बाद है दरिंदे। इसके बाद है उत्तर उर्वशी। इसके बाद है हर वार। तो आपको हमीदुल्लाह का याद रखना है। उलझी आकृतियां बहुत इम्पॉर्टेंट है हमीदुल्लाह का। दरिंदे याद रखेंगे हमीदुल्लाह का। और उत्तर उर्वशी नाटक याद रखेंगे हमीदुल्लाह का। ये सब बड़े महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप छोड़ नहीं सकते हैं। उत्तर उर्वशी, दरिंदे, उलझी आकृतियाँ। तो हमीदुल्लाह का जो उलझी आकृतियाँ नाट्य संकलन है, इसमें 3 नाटक हैं। एक तो समय संदर्भ है, एक युद्ध और उलझी आकृतियाँ हैं। इसके बाद सन 1974 में प्रकाशित नाटक अमृतपुत्र सत्यव्रत सिन्हा का एक विसंगति नाटक है और यह इनकी एकमात्र नाट्यकृति है। तो अमृतपुत्र नाट्यकृति सत्यव्रत सिन्हा का है। विपिन कुमार अग्रवाल को कुछ विद्वानों ने हिंदी में विसंगति बोध के नाटकों के आरंभकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। तो हिंदी में विसंगति बोध के नाटकों के आरंभकर्ता के रूप में किसे स्वीकार किया गया है? तो विपिन कुमार अग्रवाल को। विपिन कुमार जी ने 3 एब्सर्ड नाटक लिखे हैं। पहला तो है 3 अपाहिज, कल्पना पत्रिका में 1960 में प्रकाशित हुआ। दूसरा है लोटन और तीसरा है खोए हुए की तलाश। तो विपिन कुमार का 3 अपाहिज है, लोटन है और खोए हुए की तलाश है। तो 3 अपाहिज, विपिन कुमार, लोटन, खोए हुए की तलाश। तो खोए हुए की तलाश उतना खास नहीं है, लेकिन 3 अपाहिज और लोटन इम्पॉर्टेंट है। अब हैं सुशील कुमार सिंह। ये राजनीतिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं और इनके प्रमुख नाटक भी निम्न हैं। तो सुशील कुमार सिंह को चलिए देखते हैं। पहला है इनका सिंहासन खाली है। पूछेगा सिंहासन खाली है किसका नाटक है? तो सुशील कुमार सिंह का है। बापू की हत्या 1000वीं बार, ये किसका है? तो ये भी सुशील कुमार सिंह का है।
अंधेरे के राही नागपास और 4 यारों का यार। तो सुशील कुमार सिंह का आपको 2 ही ध्यान देना है, एक तो सिंहासन खाली है और एक बापू की हत्या 1000वीं बार। इसके बाद मणि मधुकर हैं। देखते हैं और कितना बचा है। 3 4 5 6 7 8 9 पेज और बचा है। तो 2 पेज और हम पढ़ लें ताकि अगली क्लास में हमको 7 ही पेज पढ़ना रहे। नाटक ये क्लास और एक और क्लास, 2 क्लासें होंगी तो नाटक हमारा समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग मणि मधुकर को देख रहे थे ना, चलिए उनको देख लेते हैं। मणि मधुकर लोक नाट्य शैली में सामाजिक एवं राजनीतिक नाटक लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका नाटक पहला है रसगंधर्व 1975 में, तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक विसंगति का चित्रण है। फिर है बुलबुल की सराय 1978 में, आधुनिक राजनीतिक विसंगति पे व्यंग है। दुलारी बाई है 1978 में, पुराने अंधविश्वासों, संस्कारों और रूढ़ियों पे व्यंग है। खेला पोलमपुर है 1979 में, स्वार्थ लोलुप सत्ता के दिग्भ्रमित होने की ओर संकेत है। एक तारे की आंख है 1980 में, कबीर के व्यक्तित्व के आधार पर लिखा गया है। तो रसगंधर्व 1975 में मणि मधुकर का, बुलबुल की सराय, दुलारी बाई, खेला पोलमपुर, एक तारे की आंख, सब इंपॉर्टेंट है मणि मधुकर का। अब दया प्रकाश सिन्हा है, ये राजनीतिक नाटक लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। कैसे नाटक लिखने के लिए दया प्रकाश सिन्हा प्रसिद्ध हैं? राजनीतिक। दया प्रकाश सिन्हा का राजनीतिक नाटक त्रयी है। 3 इनके राजनीतिक नाटक है जिसको राजनीतिक नाटक त्रयी कहा जाता है। राजनीतिक नाटक लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। पहला है इतिहास चक्र जो कि पूछा गया है, दूसरा है कथा एक कंस की और तीसरा है सीढ़ियाँ। तो 2 ही ध्यान देने हैं, इतिहास चक्र आपको याद रखने हैं और कथा एक कंस की याद रखनी है। दया प्रकाश सिन्हा राजनीतिक नाटककार। इनके अन्य नाटक देख लीजिए, पंचतंत्र है, मन के भंवर है, दुश्मन है, अपने अपने दाव है, ओह अमेरिका, सांझ सवेरे, मेरे भाई मेरे दोस्त, सादर आपका। तो ये सब याद नहीं रखना है, चाहते हैं तो पंचतंत्र याद रख सकते हैं, बाकी छोड़ सकते हैं। आपको इनका इतिहास चक्र, कथा एक कंस की, यह याद रखना है। अब आते हैं शंकर शेष। शंकर शेष विसंगति बोध के नाटककार हैं। इनके भी प्रमुख नाटक निम्न हैं। जैसे पहला तो इनका फंदी हो गया, व्यक्ति की विडंबना का नाटकीय चित्रण है इसमें। दूसरा घरौदा है 1978 में, दफ्तरों में कार्यरत युवतियों के जीवन यथार्थ का चित्रण है। तीसरा एक और द्रोणाचार्य है 1977 में, महाभारत कालीन द्रोणाचार्य का पौराणिक मिथकीय चित्रण है। चौथा है अरे मायावी सरोवर 1980 में, पौराणिक कथानक पे आधारित है। रक्त बीज है, बंधन अपने अपने, चेहरे है, कोमल गांधार है, पोस्टर है। खजुराहो का शिल्पी है, काम व अध्यात्म के जीवन दर्शन का विश्लेषण है। बिन बाती के दीप है, आधी रात के बाद है। तो शंकर शेष का नाटक फंदी, घरौदा, एक और द्रोणाचार्य, अरे मायावी सरोवर, रक्त बीज, बंधन अपने अपने, चेहरे, कोमल गांधार, पोस्टर, खजुराहो का शिल्पी, बिन बाती के दीप, आधी रात के बाद। मुद्रा राक्षस ने रूसी नाटककार गोगोल के नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी नाट्य रूपांतरण आला अफसर नाम से किया है। तो अब आ गए हमारे मुद्रा राक्षस। शंकर शेष थे तो इनके नाटक तो सब याद रखने हैं भाई, विसंगति बोध के काफ़ी फेमस नाटककार हैं। 1933 में जन्म हुआ था इनका। तो फंदी, घरौदा, एक और द्रोणाचार्य का डेट याद रखेंगे 1977। डेट पूछता है एक और द्रोणाचार्य का, नेट में लगा हुआ है ना।
अरे मायावी सरोवर, रक्त बीज बंधन, अपने अपने चेहरे, कोमल गांधार, पोस्टर, खजुराहो का शिल्पी, बिन बाती के दीप और आधी रात के बाद। आधी रात लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का है और आधी रात के बाद शंकर शेष का है। मुद्रा राक्षस ने रूसी नाटककार गोगोल के नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी नाट्य रूपांतरण आला अफसर नाम से किया है। मुद्रा राक्षस के प्रमुख नाटक निम्न हैं, जैसे तिलचट्टा है 1972 में, स्त्री पुरुष की यौन कुंठा का चित्रण है, योर्स फेथफुली है 1974 में, केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल व अधिकारियों की क्रूरता और स्वार्थपरता का चित्रण है, मरजीवा है वर्तमान समाज की विसंगति व अभिशप्त व्यक्ति की नियति का चित्रण है, तेंदुआ है मानव की पाश्विक प्रवृत्तियों का चित्रण है, प्रथम प्रस्तुति है, आला अफसर है, गुफाएं हैं, संतोला है। तो मुद्रा राक्षस के भी सभी नाटक आपको ध्यान देने हैं। तिलचट्टा, योर्स फेथफुली, मरजीवा, तेंदुआ, प्रथम प्रस्तुति, आला अफसर, गुफाएं, संतोला। तिलचट्टा में ध्यान देंगे स्त्री पुरुष की यौन कुंठा का चित्रण किया गया है। मुद्रा राक्षस ने नाटक की भाषा को हाशिए की भाषा कहेगा, तो पूछेगा कि नाटक की भाषा को हाशिए की भाषा किसने कहा है, तो मुद्रा राक्षस ने कहा है। अब आते हैं गिरिराज किशोर, इनके नाटक अग्रांकित हैं गिरिराज किशोर के। तो पहला है नरमेध, दूसरा है बादशाह गुलाम बेगम 1989, तीसरा है प्रजा ही रहने दो 1977, घोड़ा और घास 80, चेहरे चेहरे किसके चेहरे 1983, चेहरे शंकर शेष का, और चेहरे चेहरे किसके चेहरे गिरिराज किशोर का, ये ध्यान देंगे। केवल मेरा नाम लो, तो नरमेध गिरिराज किशोर का, बादशाह गुलाम बेगम में सत्ता की क्रूरता से आक्रोशित जनता का मूर्त चित्रण है, प्रजा ही रहने दो महाभारत के कथानक पर आश्रित है, चेहरे चेहरे किसके चेहरे व्यवस्था की निरंकुशता व जनता की पीड़ा का चित्रण है, केवल मेरा नाम लो में फ्राइडीय मनोविज्ञान पर आधारित इडिप्स ग्रंथि से पीड़ित व्यक्ति का चित्रण है, जुर्म आयद है 1987 में न्याय व्यवस्था के खोखलेपन का चित्रण है, काठ की तोप 2001 में है जो इनका व्यंग्यात्मक नाटक है। गिरिराज किशोर कृत नरमेध के संबंध में डॉक्टर गिरीश रस्तोगी लिखती हैं कि गिरीश रस्तोगी कहती हैं कि नरमेध वस्तुतः आधुनिक बोध से उपजा इंटेलेक्चुअल्स नाटक है। गिरीश रस्तोगी कहती हैं सन 1989 में प्रकाशित 5वां सवार नाटक बलराज पंडित आ गए। 1989 में प्रकाशित 5वां सवार नाटक बलराज पंडित का महत्वपूर्ण नाटक है जो बूढ़े समाज की समस्या पर आधारित है। तो 5वां सवार नाटक बलराज पंडित का याद नहीं करना है, पूछा नहीं गया है। दूधनाथ सिंह है भाई, इनका तो यम गाथा है, यादें करना है। दूधनाथ सिंह ने उर्वशी पुरुरवा के पौराणिक गाथा के आधार पे 1900 में यम गाथा नाटक की रचना की। तो यम गाथा दूधनाथ सिंह। इसके बाद ललित कुमार सहगल हैं, इन्होंने एक नाटक लिखा हत्या एक आकार की, जो कि नहीं पूछा जाएगा। शिवमूरत सिंह ने लिखा पूर्वार्ध, ये भी नहीं पूछा जाएगा। हाँ, डॉक्टर विनय का ये पूछा जाएगा एक प्रश्न मृत्यु, महाभारत के कथानक पे आधारित है, ध्यान देंगे, पूछेगा कि महाभारत के कथानक पे आधारित नाटक कौन सा है, तो एक प्रश्न मृत्यु है डॉक्टर विनय का। ये प्रश्न भी बना है, एक प्रश्न मृत्यु किसने लिखा है, तो डॉक्टर विनय ने। अब असगर वजाहत हैं, इन्होंने लिखा है इला की आवाज़। असगर वजाहत ने क्या लिखा है, इला की आवाज़ लिखा है, तो इसे भी ध्यान देंगे। ब्रिजमोहन शाह व्यंग एवं विसंगति बोध के नाटककार हैं,
और इनके प्रमुख नाटक निम्नलिखित हैं। तो पहला है इनका त्रिशंकु 1973 में, जो व्यंग समस्या का नाटक है। दूसरा सह ये मात है 76 में, विसंगति बोध का नाटक है। तीसरा युद्ध मन है 75 में, युद्ध की व्यवस्था का चित्रण है। तो त्रिशंकु, सह ये मात, युद्ध मन बृजमोहन शाह का नाटक है, जिसमें आपको त्रिशंकु और सह ये मात दोनों केवल ध्यान देना है। दशरथ ओझा कहते हैं कि त्रिशंकु हिंदी का आधुनिक युग में पहला तेज तुर्स और तल्ख नाटक है। ये दशरथ ओझा कहते हैं त्रिशंकु के बारे में, जो बृजमोहन शाह का नाटक है, काफ़ी फेमस है। और सह ये मात जो नाटक है, ये तो हिंदी का एक गिनीफेंट नाटक है। सह ये मात कैसा है? तो हिंदी का एक गिनीफेंट नाटक है। तो इसके बाद अब आते हैं रामेश्वर प्रेम, जिनको कल देखा जाएगा। आज इतना ही रहने दिया जाए, या फिर कोशिश करूँगी कि आज ही 2-3 बजे के आसपास एक वीडियो और मिल जाए, ताकि नाटक आज ही हमारा समाप्त हो जाए इस बुक से। ठीक, तो क्लास को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। पीछे की क्लासें देखनी है तो 45 क्लासें हो चुकी हैं। मैंने आपके टाइम टेबल में भी डाला था कि आपको पीछे की गोविंद पांडे की आदिकाल से डेली 1-2 क्लासें रिवीजन करते रहना है, ताकि आपका इसको रिवीजन करना मतलब अपने नोट्स को रिवीजन करना। तो इसीलिए मैंने उसे शामिल किया था, ताकि आप लोग उसे देखते रहिए, आपको भूलेगा नहीं, चीज़ें रनिंग में रहेंगी। तो ये 46 नंबर की क्लास है, प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें ऐड कर दूंगी, आप लोग पीछे की भी क्लास देख सकते हैं। क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।